हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो और आप अपना वीज़ा स्विच करवाना चाहते हो स्किल वर्कर वीज़ा में या फिर हेल्थ केयर वीज़ा में, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कॉस्ट होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओवरऑल हर चीज़ इस वीडियो में डिस्कस होगी अबाउट स्टूडेंट वीज़ा टू स्विच स्किल वर्कर वीज़ा और हेल्थ केयर वीज़ा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीज़ास। अगर आप यूके में आ चुके हैं, इस चैनल पे आपको काफ़ी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको यहाँ पे सेटल होने में आपकी हेल्प करेंगी। और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन ये चैनल डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बार बार पुट करा जाता है कि हम कब एलिजिबल होते हैं अपना वीज़ा स्विच करवाने के लिए। तो गाइस, यूके में ऐसा एज सच कोई रूल नहीं है कि आपको मिनिमम इतना टाइम स्टूडेंट वीज़ा पे रहना होगा देन आप एलिजिबल होते हो। आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आने के इमीडिएट बाद, इवन अगर मैं बोलूँ आफ्टर 1 वीक और विद इन 1 वीक भी आप एलिजिबल होते हो। अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिलता है तो आप अपना वीज़ा स्विच करवा सकते हो। और कुछ लोग ये पूछेंगे कि हमें कब करवाना चाहिए। तो एज पर माई सजेशन, अगर आप अपनी फीस पे करके आए हैं मोर देन 70%, एटलीस्ट अगर 70% फीस आपने पे करी है, अगर आपकी 30% फीस रिमेनिंग है तो प्लीज़ अपनी स्टडी को कंप्लीट ज़रूर करिए यहाँ पे यूके में। आई नो सम टाइम लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता जिस फील्ड में वो आते हैं, और लोग बाहर से असाइनमेंट तक भी बनवाते हैं, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगी कि अगर आपने 70% फीस भर दी है, आपने इतनी मनी ऑलरेडी एक वीज़ा पे दी है, इतनी जो आपकी मनी है वो आपने यूनिवर्सिटी को दी है, तो एटलीस्ट वो कोर्स ख़त्म कर लीजिए। कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो कोर्स आपकी हेल्प जरूर करेगा लाइफ में, क्योंकि आपके पास एक यूके बेस्ड डिग्री होगी। और स्पेशली जो मास्टर्स के लिए आते हैं 1 ईयर का कोर्स होता है, तो आप उसे इजीली ख़त्म कर सकते हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग में चेंज करते हैं और आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, तो सम यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी फीस है वो रिफंड भी कर देती हैं। लाइक उनका कुछ पीरियड होता है कि कोर्स स्टार्ट होने से 3 मंथ और 6 मंथ में अगर आप छोड़ देते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में छोड़ देते हो, तो आपकी कुछ परसेंटेज, पूरी की पूरी तो नहीं, लाइक उसमें वो लाइक 30 समटाइम परसेंट कट करते हैं, कभी कभी 40% फीस कट करते हैं जितनी भी आपने भरी होगी। बट रिमेनिंग 70% और 60% फीस आपको रिफंडेबल होती है। तो अगर आप आके जल्दी से लाइक स्टार्टिंग 3 मंथ में चेंज करवाने वाले हो और आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टडी का और आपको मनी की ज़रूरत है, देन आप आके यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी 70% फीस भरी हुई है और इंटरेस्ट नहीं है लेकिन स्टिल आप रिमेनिंग फीस भर सकते हैं, देन अपनी स्टडी जरूर फिनिश करिए। आप वीज़ा स्विच करवा सकते हैं और वीज़ा स्विच करवाने के बाद भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब मेन बात करते हैं कि इस वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बेसिकली आप स्किल वर्कर वीज़ा में अपना वीज़ा स्विच करवाने वाले होते हो, तो उसकी जो फर्स्ट मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट मेनली होती है वो होती है आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट। जो थर्ड रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इसकी मिनिमम सैलरी, अगर स्किल वर्कर वीज़ा में आने वाले हो तो गाइस 1 बाय 1 मैं सबके बारे में बात करूं तो लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप तो आपको पता ही है कि जिस भी एम्प्लॉयर के पास लाइसेंस है, अथॉरिटी है गवर्नमेंट से स्किल वर्कर वीज़ा के लिए लेटर लेने के लिए, जिसके पास लाइसेंस है वो आपको लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। सेकंड, इंग्लिश रिक्वायरमेंट। इंग्लिश रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे आपको इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी देनी पड़ती है, जिसको आप 3 वेज में फुलफिल कर सकते हो। फर्स्ट तो है कि अगर आपने अपनी स्टडी फिनिश कर ली है यूके से, तो आपकी डिग्री इटसेल्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ होगी। जो सेकंड थिंग है वो होती है कि अगर आप प्रीवियस ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन करी है और आपकी ग्रेजुएशन ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में है, देन आप उस डिग्री को यहाँ से कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो वो भी आपकी यूज़ करी जा सकती है एज ए इंग्लिश प्रूफ। जो थर्ड है वो नन अदर देन है जो कि टेस्ट होते हैं IELTS वो आप दे सकते हो, और उसके लिए आपको V1 स्कोर चाहिए होता है। ये होती है रिक्वायरमेंट। अब मैं बात करूंगी सैलरी रिक्वायरमेंट की। तो सैलरी के लिए जो स्किल वर्कर वीज़ा में सैलरी रखी गई है वो रखी गई है 26,500।
26,500 मिनिमम सैलरी आपको रिक्वायर्ड होती है। बट स्टिल अगर इसके अलावा कुछ ऐसी फील्ड्स है जिसका बेसिक पे रेट बहुत ही ज़्यादा है, लाइक सम टाइम कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जैसे डेवलपर्स वगैरह, उनकी जो सैलरी मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है वो 35,000 से होती है। तो उस केस में आप इस सैलरी के साथ एलिजिबल नहीं होंगे। देन आपको एटलीस्ट जो आपका उस जॉब का बेसिक पे रेट चलता है उसके आसपास, लाइक उसका 80% आपको मिलता होना चाहिए। और ये सैलरी की एग्जम्पशन भी होती है। किन लोगों को इतनी सैलरी में एग्जम्पशन मिलती है? फर्स्ट वो लोग होते हैं जो रिसेंटली ग्रेजुएट होते हैं, लाइक कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है, देन उसके बाद उनको ये स्पॉन्सरशिप मिलती है। उस केस में कोई एग्जम्पशन नहीं होती, आपको पूरी सैलरी शो करनी पड़ती है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी। बट अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट हैं देन आपको एग्जम्पशन मिलेगी। उसके अलावा अगर आप PhD होल्डर हैं देन आपको एग्जम्पशन मिल सकती। तो अगर मैं हेल्थ केयर वीज़ा की बात करूं तो जो बेसिक दो फर्स्ट वाली रिक्वायरमेंट है वो तो सेम रहेगी, बट सैलरी इसमें कम होती है। इसकी जो मिनिमम सैलरी होती है वो 20,480 होती है, लाइक 20,500 आपको सैलरी मिलती होनी चाहिए। देन आप इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाए। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए आपको ये वीज़ा स्विच करवाने के लिए? जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है मेन है वो तो ऑफ कोर्स लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप ही रहेगा। जो सेकंड है वो इंग्लिश के जो भी आप प्रूफ देने वाले हो वो रहेगा। जो थर्ड आपकी होती है वो सेम सैलरी की रिक्वायरमेंट है कि आपको कितनी सैलरी मिलती होनी चाहिए। जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो आपके एम्प्लॉयर का नेम है और उनके लाइसेंस का नंबर है, वो आपके लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप पे ऑलरेडी मेंशन होगा। और जो फिफ्थ है वो होता है आपका ऑक्यूपेशन कोड। जिस भी फील्ड में आप जाओगे उसका एक कोड होता है, वो आपको पता होना चाहिए, वो वीज़ा फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें अगर आप अगर अपने साथ डिपेंडेंट्स, अपने स्पाउस या फिर अपने बच्चों का साथ में अप्लाई करने वाले हो तो आपको उसके लिए प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप चाहिए। आपको उसके लिए कोई भी ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा, लाइक आपका सेम एड्रेस हो सकता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट में दूसरे पर्सन का नेम हो सकता है, ऐसा कोई ना कोई रिलेशनशिप का प्रूफ आपको देना पड़ता है। और मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब तो आपको देना ही पड़ेगा। ओनली कुछ केसेस में आपको अपने फंड शो करवाने पड़ते हैं जो कि ज़्यादा नहीं है, 1270 है। लाइक अगर आप इनिशियली आके बहुत जल्दी अपना वीज़ा स्विच करते हो देन आपको फंड शो करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि ज़्यादा नहीं होते, 1270 होते हैं। 1270 के वो आपको शो करवाने पड़ सकते हैं अपने अकाउंट में। अब इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी? तो ये वीज़ा बेसिकली 3 ईयर का हो सकता है, 5 ईयर का हो सकता है, समटाइम 3 ईयर डायरेक्ट आपका फर्स्ट वीज़ा मिलता है और 2 ईयर की एक्सटेंशन होती है। अगर आप 3 ईयर के लिए अप्लाई करने वाले हो तो जो आपकी कॉस्ट रहती है वीज़ा फीस वो रहती है 125 से लेके 1423 तक की आपकी कॉस्ट हो सकती है इसके बीच में, जो कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है। और इसके बाद जो सेकंड कॉस्ट होती है वो होती है आपकी IHS नेशनल हेल्थ सरचार्जेस की कॉस्ट, जो कि पर ईयर के हिसाब से होती है, कितने ईयर का आप अप्लाई करने। 624 1 साल के पे करने पड़ेंगे। अगर आप 3 साल का पे करोगे तो उनको इंटू 3 करा जाएगा, और अगर आप 5 ईयर का वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो वो 5 ईयर के आपको पे करने पड़ेंगे नेशनल हेल्थ सरचार्जेस। और ये 1 पर्सन के हैं। अगर आप अपनी फैमिली लाइक अपनी वाइफ को कर रहे हो तो उनके डबल हो जाएंगे सेम, और अगर अपने बच्चों को कर रहे हो तो उनके उतने ही इंक्रीज होते जाएंगे ये सारे चार्जेस। और इसके अलावा जो थर्ड कॉस्ट हो सकती है वो मैंने पहले भी जैसे बताया है कि आपको फंड शो करने पड़ सकते हैं 1200 समथिंग। अगर आप इनिशियली ये वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो एक कॉस्ट हो सकती है। ये जो आपकी कॉस्ट है वो कम भी हो सकती है। अगर आपकी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है यूके में तो तब आपकी कॉस्ट थोड़ी लेस होती है। देन अगर आप 3 ईयर के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करते हो तो जो इसकी कॉस्ट रहती है 479 होती है, और अगर आप 5 ईयर के लिए वीज़ा अप्लाई करते हो तो जो उसकी वीज़ा फीस है वो रहती है 943। अब मैं बात करूंगी हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा की कॉस्ट कितनी होती है। तो हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा की कॉस्ट बहुत कम होती है। अगर आप 3 ईयर के लिए वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसकी कॉस्ट होती है 279 फॉर नॉर्मल स्टैंडर्ड वीज़ा फीस। और अगर आप 5 ईयर के लिए डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो जो उसकी कॉस्ट रहती है वो रहती है 479। और इस वीज़ा कैटेगरी में आपको कोई NHS फीस नहीं देनी पड़ती, ना आपको ना आपके डिपेंडेंट्स को। ये वाला वीज़ा IHS चार्जेस के बिना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इनमें कोई IHS चार्जेस नहीं होते। सिमिलरली इसमें आपको फंड शो करने पड़ सकते हैं 1270। अगर इन केस आप अपना रिसेंटली वीज़ा अपने
इनिशियल टाइम में आके वीज़ा स्विच करवाने वाले हो तो आपको ये फंड शो करने पड़ सकते हैं अगर आपके एम्प्लॉयर ने मेंशन नहीं करा। स्टार्टिंग के आपने जो फंड शो करने होते हैं 1200 समथिंग, अगर आपके एम्प्लॉयर अपने लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप में एडिशनल डाटा में मेंशन करते हैं कि वो आपको यहाँ पे आके आपको इनिशियल सेटलमेंट में सपोर्ट करेंगे, या फिर अपनी जो आप यहीं पे जॉब कर रहे हो उसके इनिशियल सेटलमेंट में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, देन आपको ये फंड शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो बात हुई फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करने की। अब मैं बात करूंगी कि अगर इन केस मान लो कि आपने अपना एम्प्लॉयर चेंज करना है या फिर अपनी अपनी जॉब चेंज करनी है, देन आप एलिजिबल होते हो अपना एम्प्लॉयर चेंज करने के लिए और अपनी जॉब चेंज करने के लिए, बट आपको उसके लिए फिर से स्पॉन्सर चाहिए। और अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है किसी और फील्ड में या कैसे भी, देन आपको अपना वीज़ा फिर से अपडेट करना पड़ेगा। आपको सेम वीज़ा फिर से फाइल करना पड़ेगा विद सेम कॉस्ट, और सम टाइम जो इसकी कॉस्ट होती है वो बिट हाई होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, अगर आप अपडेट करने वाले हो अपना। जो एक मेन क्वेश्चन पुट करा जाता है कि इसके अलावा अगर हम कहीं और पे काम करते हैं और जगह पे काम करते हैं, तो बेसिकली गाइस आप इस अगर वीज़ा कैटेगरी में जाते हो स्किल वर्कर वीज़ा में, देन आप 20 आवर और वर्क करने में अलाउड होते हो, बट शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वाली जॉब्स में अगर आप वो भी जॉब करते हो, देन भी आपको अपना वीज़ा अपडेट करना पड़ेगा और आपको यूकेवीआई को बताना पड़ेगा कि इस एम्प्लॉयर के साथ आप 20 आवर एक्स्ट्रा काम कर रहे हो विद दिस जॉब ऑक्यूपेशन कोड, तो आपको वीज़ा अपडेट करना पड़ता है उसके लिए भी। और जो सेकंड थिंग है कि अगर आप अपना वीज़ा छोड़ते हो, अपनी कंपनी छोड़ते हो, चेंज करते हो, देन सेम आपको लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए किसी और कंपनी से जिसके भी पास आप जा रहे हो, एंड आपको फिर से सेम वीज़ा हर चीज़ सेम दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको दोबारा से अपना वीज़ा अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपका ऑक्यूपेशन कोड नहीं चेंज हो रहा तो आपको अपना वीज़ा अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपका ऑक्यूपेशन कोड वगैरह चेंज हो रहा है तो आपको फिर से रीसबमिट करनी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन लाइक नॉर्मल, जैसे आपने स्टार्टिंग में। और इन केस अगर आपका एम्प्लॉयर्स आपको जॉब से निकाल देता है, आपका लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप कैंसिल होता है, देन आपको 60 डेज का टाइम मिलेगा यहाँ पे यूके में अपना सेकंड एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए। 60 डेज होंगे, 2 मंथ का टाइम होगा आपके पास यहाँ पे रह के अपनी सेकंड लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप ढूंढने का और उस में अपना वीज़ा अपडेट करने का। और आफ्टर 2 मंथ फिर आपको ये कंट्री छोड़नी पड़ेगी अगर आपको कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं मिलता। इन केस अगर आप अपना एम्प्लॉयर वगैरह चेंज करवाना चाहते हो या फिर आपका कोई ऑक्यूपेशन का कोड चेंज होता है, देन आपको अपना वीज़ा अपडेट करना पड़ेगा। और ये जो अपडेशन का टाइम होता है वो 3 मंथ तक का हो सकता है। लाइक आपको 3 मंथ सेम एम्प्लॉयर के साथ काम करना पड़ेगा जिसने आपको फर्स्ट वीज़ा दिया है, और आप अगली नेक्स्ट जॉब उसके 3 मंथ बाद ही ज्वाइन कर सकते हो, जबकि चाहे वो आपको लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप देने के लिए रेडी क्यों। कितने टाइम में ये वीज़ा मिल जाता है? नॉर्मली 3 वीक का टाइम होता है इसमें डिसीजन का। और इन केस अगर आप अपना जो एप्लीकेशन है वो किसी रीज़न के कारण इसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो जब तक यूकेवीआई ने इस पे काम करना स्टार्ट नहीं कर दिया, अगर उससे पहले लाइक इनिशियल 1 to 3 डेज में 1 वीक भी सम टाइम हो सकता है, उस टाइम में अगर आप अपना वीज़ा कैंसिल कर देते हो तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाती है। लाइक सम टाइम स्टूडेंट टायर 2 पे चले जाते हैं, लाइक वो लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं। मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, बट जब उसने एक्चुअल में जॉब स्टार्ट करी, देन उसने वीज़ा अप्लाई के 2 दिन के बाद ही अपना वीज़ा कैंसिल कर दिया था एप्लीकेशन, और उसको फीस रिफंड हो गई थी। तो आप कर सकते हो रिफंड भी, क्योंकि उसने उसके बाद PSW लेने का सोचा कि मैंने PSW लेना है, मैंने टायर 2 स्पॉन्सरशिप अभी नहीं लेनी। तो गाइस ये थी मेन वीडियो। स्टूडेंट है और अपना वीज़ा स्विच करना चाहते हो, उसका प्रोसेस, कॉस्ट एंड एवरीथिंग। आई नो स्टिल काफ़ी क्वेश्चंस पेंडिंग है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में कौन सी जॉब्स आती हैं, और आप उस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वाली जो जॉब्स हैं उनमें कौन सी कंपनीज आती हैं, आप उन्हें कैसे फाइंड कर सकते हो। इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं 1 by 1 हर चीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। एंड एक जो और बात करनी थी वो ये थी कि जो मैंने रिसेंटली फेसबुक का ग्रुप बनाया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके थ्रू अगर आपके पास कोई जॉब है, आपके पास कोई अकोमोडेशन है, जो लोग आने वाले हैं, आप उनके लिए वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप अभी यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो और आप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आप भी वहाँ पे जाके अपना वहाँ पे क्वारी पोस्ट कर सकते हो। एक्चुअली में इसके थ्रू आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, इसीलिए ये मैंने ग्रुप बनाया है फेसबुक का। और इसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, और उसके साथ ही में मेंशन है मेरे इंस्टाग्राम ID का
लिंक भी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आपकी अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे नीचे तो होपफुली वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अगर मुझे उसके बारे में पता होगा तो मैं आपको कमेंट बैक कर दूँगी। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी काफ़ी, जिन काफ़ी डाउट्स थे जो आपके वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सब्सक्राइबिंग, बाय।